राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप। गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। पीएमएलए, आयकर एक्ट और एफसीआरए के तहत अंतर मंत्रालयीय समिति का किया गठन। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक करेंगे इस जांच की अगुवाई। कानपुर में 8 पुलिस जवानों की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी विकास दुबे का करीबी अमर दुबे मुठभेड़ में ढेर। हमीरपुर में एसटीएफ को मिली कामयाबी। विकास दुबे पर इनाम की राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया, फरीदाबाद मुठभेड़ में 3 लोग गिरफ्तार। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 61.53%। दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या 1 करोड़ 18 लाख के पार। ब्राजील के राष्ट्रपति की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हवा से कोरोना वायरस फैलने के सबूतों को किया स्वीकार। चीन को लगा बड़ा झटका। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने चीन को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। कहा, चीनी कंपनियों से न सिर्फ व्यावसायिक बल्कि अमेरिकी लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए भी है बड़ा खतरा। कोविड-19 महामारी के कारण 117 दिनों के लंबे अंतराल के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की हो रही है शुरुआत। साउथहैम्पटन में इंग्लैंड वेस्टइंडीज के बीच होगा टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। जेसन होल्डर और बेन स्टोक्स करेंगे अपनी अपनी टीम का नेतृत्व। नमस्कार, हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हुलाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तीनों संगठनों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों की जांच ठीक से हो, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये एक अंतर मंत्रालयीय समिति होगी और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति का नेतृत्व करेंगे। ये समिति विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के बीच कोऑर्डिनेशन और तालमेल स्थापित करने का काम करेगी। दरअसल कुछ दिन पहले ये मामला सामने आया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से भारी रकम ली थी। बाद में फाउंडेशन से जुड़े संगठन और लोगों ने चीन के साथ फ्री ट्रेड जैसे समझौतों को आगे बढ़ाने की वकालत की थी। आरोप ये भी लगे हैं कि फर्जी कंपनियों या टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों से मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करते हुए इन संस्थानों में पैसा आया। ऐसे में विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को लेकर समन्वय बिठाने के मकसद से ये उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और एफसीआरए कानून के उल्लंघनों के लिए इन तीनों संगठनों की जांच की जाएगी। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके आएगा, हम आगे आपको इसकी जानकारी देंगे। और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और आज की एक और बड़ी खबर, कानपुर के विकरू गांव में सीईओ सहित 8 पुलिस जवानों की हत्या के मामले में आज पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी साथी अमर दुबे का एनकाउंटर कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हमीरपुर में अमर को मार गिराया। पुलिस को विकास दुबे के बेहद करीबी अमर पर बिकरू शूटआउट में शामिल होने का शक था। एनकाउंटर आज ही सुबह हुआ। अमर दुबे के हमीरपुर में होने की सूचना पर एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। अमर को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमर दुबे मारा गया। इसके साथ ही विकास दुबे के साथी श्यामू वाजपेयी को कानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शासन ने विकास दुबे पर इनाम राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि फरीदाबाद मुठभेड़ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह
हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इसी क्रम में बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर दक्षिणी राज्य केरल से, जहां सोने की तस्करी के मामले में सौम्या नाम की एक महिला से कोचीन के कस्टम ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। यह महिला मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के एक कथित बिजनेस पार्टनर की पत्नी है। सीबीआई अधिकारी कस्टम जांच टीम से मिलने के लिए सीमा शुल्क कार्यालय कोचीन भी पहुंचे थे। मामले पर सीबीआई जांच को लेकर अभी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। इस बीच विभिन्न शहरों में सीएम के खिलाफ भाजपा और यूडीएफ द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कालीकट में भाजपा द्वारा जारी विरोध की अगुवाई प्रदेश के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने किया। भाजपा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पंचायत स्तर पर और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विरोध प्रदर्शन की योजना बना रही है। और भाजपा महासचिव मुरलीधर राव ने कहा है कि संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना के तहत 40 करोड़ लोगों को राशि मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अभी तक 64,500 करोड़ यानी जिसमें अभी तक पहुंच चुके हैं कि टोटल बेनिफिशियरीज लगभग 40 करोड़ लोग, 39.89 करोड़ लोगों को 64,500 करोड़ इन लोगों को अभी तक ये राशि पहुंच गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष ने गैर जवाबदेह भूमिका निभाई है। 60 सालों में गरीबों की चिंता और इससे पहले आए आपदाओं में गरीबों की चिंता एक तरफ, और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की चिंता ये दूसरी तरफ। देश के विपक्ष गरीबों की सेवा करते समय, चुनौतीपूर्ण समय में साथ देना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए, लेकिन प्रतिपक्ष में जो नेता है वे अपने पुराने पार्टी की इतिहास और सेवा के इतिहास ना पढ़ते हुए इस प्रकार के एक गैर जिम्मेवार प्रश्न करते रहते हैं, लेकिन जनता देख रही है। और अब बात बारिश और बाढ़ के कहर की। पूर्वोत्तर राज्य असम में पिछले 48 घंटों में बाढ़ की स्थिति में हालांकि काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी राज्य के 33 में से 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां करीब 2 लाख लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। कल बाढ़ से एक और व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद इस बाढ़ में मारे जाने वालों की संख्या 39 हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व क्षेत्रों में कल अगले 2-3 दिनों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय इलाकों संकोश, मानस और बेकी में गुरुवार और शुक्रवार को भीषण बारिश हो सकती है, जिससे धुबरी, चिरांग, बक्सा, बोंगाईगांव, बारपेटा और नलबाड़ी जिलों में 10 जुलाई के बाद कुछ इलाके पानी में डूब सकते हैं। और पूरब ही नहीं बल्कि पश्चिम में भी बारिश का कहर है। गुजरात में लगातार भारी बारिश हो रही है। अरब सागर के तट पर बसे पश्चिम सौराष्ट्र के जिले देवभूमि, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और राजकोट में सोमवार से ही मौसम विभाग ने 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया था। लगातार बारिश से राज्य के कुल 205 बांधों में से 12 बांध 100% भर चुके हैं और बाकी बांधों में भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। राज्य के 25 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बांधों के साथ साथ राज्य की 17 छोटी मोटी नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इन तटीय जिलों में पहले से ही तैनात एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। राज्य में एनडीआरएफ की कुल 9 टीमों को तैनात किया गया है, जो दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, सूरत
और सौराष्ट्र के द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, कच्छ और गिर सोमनाथ में राहत बचाव का काम कर रही हैं। अन्य 4 टीमों को भी वडोदरा और 1 टीम को गांधीनगर में रिजर्व में रखा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के चलते कई राज्यों में अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए इन राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। और इधर भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। डीडी न्यूज से बात करते हुए आईएमडी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आनंद शर्मा ने कहा कि अगले 24 घंटों में दिल्ली में गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं उसके बाद अगले 24 घंटों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की उम्मीद है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के कारण मंगलवार को तापमान कम रहा। एलजी पॉलीमर्स से गैस रिसाव के मामले में विशाखापत्तनम पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एलजी पॉलीमर के सीईओ और 2 निदेशकों के अलावा 8 अन्य अधिकारी शामिल हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले में 3 सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। इनमें 2 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इंजीनियर हैं और 1 फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी। सोमवार को गैस रिसाव की घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार कमेटी ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर, डीडी इंडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कार्डियोलॉजिस्ट और जन स्वास्थ्य मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णा रेड्डी ने देश की पहली स्वदेशी कार्डियक स्टेंट कलाम राजू स्टेंट के बारे में जानकारी दी। इस स्टेंट के बारे में डॉक्टर रेड्डी ने बतौर प्रमुख जांचकर्ता अहम योगदान दिया है। आइए देखते हैं इस स्टेंट के निर्माण की प्रक्रिया के कुछ अहम पलों को लेकर उनके साथ की गई ये बातचीत। We were at Nizam's Institute of Medical Sciences in Hyderabad when Dr. Kalam actually visited to see one of his colleagues admitted there. And typical of Kalam, I mean, he just during a casual discussion, he said, "Why are we still dependent on imported drugs and imported devices?" So that small talk led to formation of a Society for Biomedical Technology with participation from the Council for Scientific Industrial Research and the Defense Research Development Organization, for which Dr. Kalam was the head at that point of time, and the Nizam's Institute of Medical Sciences team. So we started this project with that stimulating comment that we have to be self-reliant. And I think it resonates with the current slogan, that Atmanirbhar. It was a challenging experience, but when we completed the development of the stent and successfully demonstrated that it is safe and effective in 100, the first-in-man study across 10 hospitals in the country, we had that Lagan moment. I mean, we had absolutely inexperienced people, but were able to come up and compete with one of the best and the most challenging technology in medical devices. अगली खबर, नमामि गंगे अभियान को एक बार फिर विश्व बैंक का साथ मिला है। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट 2 से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत विश्व बैंक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ बनाने से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 3023.10 करोड़ रुपए का लोन देगा। विश्व बैंक ने एक बार फिर नमामि गंगे अभियान को सराहा है। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट 2 से जुड़े महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत विश्व बैंक गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ बनाने से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 3023.10 करोड़ रुपए का लोन देगा। लोन की सीमा 2026 रखी गई है। भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक के एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर ने करार पर हस्ताक्षर किए। नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट 1 के तहत गंगा की मुख्य धारा को स्वच्छ रखने पर जोर दिया गया था, जबकि इस बार गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के जरिए कुल 482 MLD जल शोधन क्षमता विकसित की जाएगी। वर्ल्ड बैंक के जो गंगा 2 है, जो सेकेंड फेज वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट का है, उसमें भी ट्रिब्यूटरीज में भी काम हो सकता है। मेन स्टेम पे तो काम चलता ही रहेगा।
1134 करोड़ रुपए की लागत से आगरा, मेरठ और सहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों पर हाइब्रिड इन्यूइटी मॉडल के तहत प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, जबकि 1209 करोड़ रुपए की लागत से बिहार और पश्चिम बंगाल में तीन बड़े प्रोजेक्ट लिए जाएंगे। वहीं 536 करोड़ रुपए अन्य मदों में खर्च होंगे। नमामि गंगे की एक अन्य महत्वपूर्ण पहल भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए विश्व बैंक गारंटी राशि के रूप में 143 करोड़ रुपए देगा। हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट के तहत निवेशक प्रोजेक्ट में पहले पैसा लगाते हैं, इसलिए उनकी चिंता को ध्यान में रखते हुए गंगा 2 में खराब पानी को शोधित करने के लिए पहली बार IBRD गारंटी कार्यक्रम लाया गया है। जो इन्वेस्टर है उसको इस गारंटी प्रोग्राम से बड़ी मदद मिलेगी और उसके रिस्क भी कम होंगे, और इसीलिए हमने इसमें IBRD गारंटी प्रोग्राम है जो कि वेस्ट वाटर सेक्टर में पहली बार हो रहा है, और वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जा रहा है। इसके अलावा जो IBRD गारंटी प्रोग्राम है वो वाटर सेक्टर में पहली बार इंडिया में किया जा रहा है। गौरतलब है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट 1 के तहत तकरीबन 4,535 करोड़ रुपए के 34 प्रोजेक्ट लिए गए थे, जिनमें ऋषिकेश, प्रयागराज, कानपुर, पटना समेत कई जगहों पर कुल 15 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है। इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।